अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कोई एक स्टूडेंट रिप्लाई कर दे। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। सर। आपका कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड? स्टूडेंट्स, मैंने पूछा है कि कोई क्वेश्चन हो आपका लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। चलें, मैं फिर शुरू कर रहा हूं। अगर समहाउ मेरी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए और मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाऊं, तो जिनके पास भी मेरा कांटेक्ट है वो काइंडली मुझे एक मिस कॉल करके, एक टेक्स्ट मैसेज करके अलर्ट कर दें और क्लास में मौजूद रहें। मैं इंशाल्लाह कुछ 3-4-5 मिनट में रीज्वाइन कर लूँगा। लास्ट लेक्चर में हम डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ रहे थे और उस डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनमें से एक या कई जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं उनको रिकर्सिवली कॉन्कर करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी मुमकिन होता है कि जो पार्ट्स हम रिकर्सिवली कॉन्कर कर रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम्स कॉन्कर करना पड़े। अपेरेंटली यही लगता है। और जब वो कॉन्कर हो जाते हैं डिवाइड होने के बाद, तो फिर इफ रिक्वायर्ड हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस वक्त मैंने 4 एग्जांपल्स जो थी वो सामने रखी थी। उनमें से एक एग्जांपल जो थी वो मर्ज सॉर्ट की थी। मर्ज सॉर्ट हम काफी डिटेल पे डिस्कस कर चुके थे पहले। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी वो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की थी। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हम जब सर्च करते हैं तो सॉर्टेड एरे को हम मिडल में डिवाइड करते हैं और उसके बाद अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम दोनों में से कोई एक हिस्सा कॉन्कर करते हैं, हम दोनों हिस्से कॉन्कर नहीं करते। और जब सर्च हो जाता है तो उसके बाद हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो थीटा ऑफ 1 लगता है, यानी कि कांस्टेंट टाइम लगता है। इसके मुकाबले में मर्ज सॉर्ट में हम दोनों हिस्से कॉन्कर करते हैं और जब दोनों हिस्से कॉन्कर हो जाते हैं तो फिर उनको हम कंबाइन जब करते हैं तो वो एक लीनियर मर्ज एल्गोरिथम के थ्रू कंबाइन होते हैं। इसके बाद मैंने आपको लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो थी उसका काफी सारा हिंट दिया था और उसमें हमने ये देखा था कि हम एक ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं 2 प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके जिसमें हाफ साइज की 4 यानी 4 मल्टीप्लिकेशंस हों। और जब हमारे पास ये 4 मल्टीप्लिकेशंस हो जाएं उसके बाद फर्दर हमें कुछ अरिथमेटिक करना पड़ता है टू गेट द रिजल्ट, और वो वाला अरिथमेटिक जो है वो हमारा लीनियर टाइम में होता है। एंड लास्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो थी वो बिल्कुल जिस तरह नंबर मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं उसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था और उस प्रॉब्लम को भी हमने अल्टीमेटली ये देखा था कि हमें 8 हाफ साइज की रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ेंगी और जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो कॉम्बिनेशन का पार्ट है उस पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम चाहिए जो चीजों को इकट्ठा कर सके। तो ये अभी हमने इस पे जो
देखी थी, मतलब हमने जो एनालिसिस किया था, जो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिकरेंसेस जो थे वो आ गए थे। ठीक है, हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमने एक रिकर्सिव फॉर्मूला जो था वो बना लिया था। मर्ज सॉर्ट में हम, यहाँ इंटरेस्टिंगली ये है कि इन चारों एग्जांपल्स के अंदर हम बड़ी प्रॉब्लम को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो सब प्रॉब्लम बनती है, पार्ट डिवाइड होने के बाद जो प्रॉब्लम बनती है वो हाफ साइज की होती है। तो आप यहाँ गौर करें कि यहाँ पर हर रिकर्जन में Tn/2 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉसिबल है कि कहीं पर Tn/2 की बजाय प्रॉब्लम हम हाफ साइज की बजाय क्वार्टर साइज की या 1/3 साइज की या 1/10 साइज की कर रहे हो, तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो इन चारों प्रॉब्लम्स में जो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास ये रिकरेंसेस उस वक्त बने थे। इन चारों प्रॉब्लम्स के जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, उनके रनिंग टाइम मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिए थे। सॉर्टिंग प्रॉब्लम जो है उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो है वो अगर बेहतर एल्गोरिदम लिखा जाए यानी इंसर्शन सॉर्ट, तो वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर में आंसर करता है। जबकि इस रिकरेंस को हम डिटेल में अगर सॉल्व करें तो हमें एन लॉग एन आंसर मिलता है जो एन स्क्वायर से बेहतर है। इसी तरह सर्च का जो एल्गोरिदम है, वो जिसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है यानी लीनियर सर्च, वो एक लीनियर एल्गोरिदम है, थीटा ऑफ एन है। और अगर इस को हम बाइनरी सर्च को देखें तो ये थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन है, जो उससे कहीं बेहतर एल्गोरिदम है एफिशिएंसी में। नंबर मल्टीप्लिकेशन का जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम था वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर था। और उसका जो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम था वो अल्टीमेटली अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं तो वो फिर भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर ही रहता है। एंड सिमिलरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, उसके अगेंस्ट ये जो रिकरेंस आई है, इस रिकरेंस को अगर मैं इसी तरह सॉल्व करूं तो ये स्टिल थीटा ऑफ एन क्यूब रहता है। तो यहाँ पे ये नजर आता है कि सॉर्टिंग या सर्चिंग एल्गोरिदम में तो डिवाइड एंड कॉन्कर ने हमें हेल्प की है, लेकिन नंबर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल तो है बट वो हमें हेल्प नहीं कर सकी। अगेन यहाँ पे मैं रिकैप ही कर रहा हूँ अभी कि जो कुछ क्लेवर पर्सन ने, ठीक है, ये नोटिस किया था कि ये जो 4 मल्टीप्लिकेशंस हैं, इन 4 मल्टीप्लिकेशंस की बजाय ये काम 3 मल्टीप्लिकेशंस में भी हो सकता है जो हाफ साइज की हैं। सो उस केस में जो रनिंग टाइम निकलेगा वो थीटा ऑफ एन की पावर 1.59 निकल आएगा, विच इज बेटर देन थीटा ऑफ एन स्क्वायर। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एक क्लेवर पर्सन ने एक डिफरेंट फार्मूला बनाया और उसने कहा कि ये 8 मल्टीप्लिकेशंस की बजाय 7 मल्टीप्लिकेशंस में आंसर निकल आएगा, और उससे जो हमारा रिजल्ट होगा वो थीटा ऑफ एन क्यूब की बजाय थीटा ऑफ एन की पावर 2.81 के करीब निकल आएगा, विच इज कंपैरेटिवली बेटर। अच्छा, अब ये 4 से 3 मल्टीप्लिकेशंस का हो जाना नंबर मल्टीप्लिकेशंस में और 8 से 7 का हो जाना, ये एक क्लेवर फॉर्मूलेशन है। ये क्लेवर फॉर्मूलेशन जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो इस 3 की कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है और इस 7 की कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो कॉस्ट है वो लीनियर ही होती है। ठीक है, चंद लीनियर ऑपरेशंस ज्यादा हो जाते हैं क्वाड्रेटिक ऑपरेशंस के मुकाबले में, या यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक ऑपरेशन ज्यादा हो जाते हैं क्यूबिक ऑपरेशन के मुकाबले में। तो क्यूबिक ऑपरेशन के मुकाबले में जब व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सप्रेशंस जो हैं, वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो ये चीजें थोड़ी डिटेल में हो सकता है अगली क्लास तक जाएं। तो फिल वक्त ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन हमने लिया है और उस इंट्रोडक्शन के मुताबिक हमने एक तरीकाकार जो है वो हमें मिला है कि हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके कॉन्कर कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस विद डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी,
let us move towards the solution of recurrences जो कि हमें मिलेंगी with the divide and conquer algorithms. So मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना मैं स्क्रीन को इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ. आप इनके ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि हर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें जो रिकरेंस आती है वो कुछ इस नौयत की है. इज इक्वल टू ए बी एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन. ठीक है. वेयर, और इसके अलावा नेचुरली बेस केसेस तो होते ही हैं, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी. ठीक है. ए बी सी आर कांस्टेंट्स. A is greater than equal to 1, B should be greater than 1, और C जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उस पर कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से हम जो भी डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम जो है जब उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके सोल्यूशन के दरमियान के बाद हम ये देखेंगे कि हमने क्या किया है. प्रॉब्लम को डिवाइड किया दिया है इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम का जो साइज है अगर वो सेम है तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम विच इज ऑफ साइज n उसके मुकाबले में कितनी छोटी हुई है वो यहाँ पे आ जाता है. तो आमतौर पर हम प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हाफ में से स्प्लिट कर देते हैं, तो b जो है वो इन जनरल हमारे पास 2 हो जाता है. ठीक है. सो b लेस देन 1 नहीं होगा, वरना तो प्रॉब्लम या उतनी ही रहेगी या बढ़ जाएगी. तो b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ठीक है. तो B2 होगा तो प्रॉब्लम हाफ साइज की हो जाएगी, B3 होगा तो प्रॉब्लम 1/3 साइज की हो जाएगी जो हमने कॉन्कर करनी है. इसी तरह अगर आप A पे गौर करें तो A बेसिकली है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स जो डिवाइड करके पार्ट्स हमें मिले हैं वो कितने कॉन्कर करने हैं. बाइनरी सर्च के केस में हम एक साइड कॉन्कर करते हैं तो A1 हो जाता है. मर्ज सॉर्ट के केस में हम दोनों प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करते हैं तो A2 हो जाता है. नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 4 सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 8 हाफ साइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये 8 हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से A क्या है कि कितनी हमें रिकर्सिव कॉल्स करके सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कॉन्कर करना पड़ेगा. बाकी रहेगी बात एफ ऑफ एन. तो ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिवीजन और कॉम्बिनेशन जो डिवाइड एंड कॉन्कर में होता है उसकी टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. और नेचुरली जो बेस केस होता है, बेस केस जो है वो हर प्रॉब्लम का आमतौर पे इतना ट्रिवियल होता है कि उसका सोल्यूशन कांस्टेंट टाइम में हमें मिल जाता है. तो ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये रिकरेंस मौजूद है, ये रिकरेंस जो है अब ये एक तरह की क्लोज्ड फॉर्म बन गई है. क्लोज्ड फॉर्म मीन कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए हमारे पास रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल हो सकता है. ठीक है. और वो रेडीमेड सोल्यूशन जो है वो बुक के चैप्टर 4 में डिस्कस हुआ है और उसका नाम है मास्टर मेथड. ठीक है जी. मास्टर मेथड जो है वो
किस लिए है? वो इस तरह के जो हमारे रिकरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए है कि जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम को डिवाइस करके अल्टीमेटली उसका रिकरेंस बनाएंगे तो वो रिकरेंस जो है वो जनरली इसी फॉर्म में आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। और इस फॉर्म में जब वो आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल है। वो फार्मूला क्या है? वो उसके लिए मैं बुक पे जाता हूं। ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर मैं मास्टर मेथड लिखता हूं, सर्च करता हूं और ये मेरे सामने आ जाता है। ये कई दफा आएगा। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 4 जिसमें मास्टर मेथड जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस है। तो ठीक है जी, ये मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस है। इसके बाद आगे चलें तो ये मास्टर मेथड में जब हम आए तो मास्टर मेथड जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। तो फर्दर आगे मूव करते हैं, मास्टर मेथड है क्या? ये अगेन सारी एग्जांपल्स जो हैं वो तकरीबन इस पे वो कह रहा है कि वी शैल सी इन मास्टर मेथड, तो मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है। फाइन जी। सो ये अल्टीमेटली हमारे पास मास्टर मेथड जो है, हम वहां तक आ गए। सो मास्टर मेथड प्रोवाइड्स अ cookbook method for solving recurrences of this form। cookbook में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम होगी तो हमें उसके लिए कोई रिकर्जन ट्री नहीं बनाना पड़ेगा, कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम सीधा सीधा इसको यूज करते हुए सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। सो मास्टर मेथड जो है उसके ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला जो केस है वो ये कहता है कि ये जो आपका f ऑफ n है, ये फंक्शन, इफ दिस फंक्शन इज बिग O of this expression, then theta is this। हमें कोई और कंप्यूटेशन ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है। इफ अगर पहला केस जो है वो ट्रू नहीं है, देन f of n is equal to, if f of n is equal to this, then tn is this, the running time is this। और अगर ये पहले दोनों केसेस ट्रू नहीं है और ये थर्ड केस ट्रू है और इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन यहां लगी हुई है और वो ये वाली है, देन थीटा ऑफ n इज दिस। अब ये जो मास्टर मेथड है इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। ठीक है, मसलन यूजिंग मास्टर मेथड में ये एक पहली एग्जांपल है जो बुक में मौजूद है। Tn इज इक्वल टू 9t n/3 प्लस n। ठीक है, 9t n/3 प्लस n। ओके, अब वापस फार्मूले पे आते हैं कि फार्मूला क्या कहता है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो f ऑफ n है, नो हियर दिस इज f ऑफ n, और दूसरी तरफ जिसके साथ हमने इसे कंपेयर करना है वो n की पावर log ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन है। सो हम log ऑफ a बेस b n की पावर में निकालेंगे। ठीक है, सो ये मेरा a है, ये मेरा b है और मुझे चाहिए है दूसरा ऑप्शन n की पावर log ऑफ a बेस b
आगे माइनस एप्सिलॉन तो एक छोटी सी चीज है, वो बहरहाल अपनी जगह है। तो ये चीज जो है इस ऊपर वाली एग्जांपल में n की पावर log ऑफ 9 बेस 3 माइनस एप्सिलॉन है, जो कि आप सबको पता है कि n स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन है, क्योंकि log ऑफ 9 बेस 3 इज 2, 9 इज 3 टू पावर 2। तो ये जो हमारे पास अल्टीमेटली ये जो दूसरी साइड है वो ये आ जाती है। अब n स्क्वायर में से अगर हम एप्सिलॉन माइनस कर दें, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, इस 2 में से हम एक छोटी सी वैल्यू माइनस कर दें तो बेसिकली ये n की पावर लेस देन 2 हो जाएगी, n की पावर 1.999999 हो जाएगी, n की पावर 1.6 हो जाएगी, n की पावर जो है वो कुछ हो जाएगी, बट एप्सिलॉन मीन वो स्क्वायर नहीं रहेगी, वो छोटी हो जाएगी स्क्वायर से। और दूसरी तरफ हमने इसको कंपेयर किससे करना है, एफ ऑफ एन से। अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूं। तो आप क्या ये समझते हैं कि एफ ऑफ एन जो है इस एग्जांपल में, जो एफ ऑफ एन है विच इज एन इज बिग ओ ऑफ एन माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वो स्मॉलर है फ्रॉम दिस, नेचुरली स्मॉलर है, क्योंकि यहां n की पावर 1 है और वहां n की पावर 2 से थोड़ी सी छोटी है, 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी कम है। सो इसका मतलब ये है कि केस 1 जो है वो यहां पर मास्टर थ्योरम का जो केस 1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, वो ट्रू साबित हो जाता है। ठीक है, अगर केस 1 हमारे पास ट्रू साबित हो जाता है तो व्हाट इज आंसर, टी एन इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास उस रेकरेंस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जो अभी अभी ऊपर हमने की है। सो यहां पे हम लिखेंगे एज सो टी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, इन दैट केस n रेज टू पावर log ऑफ ए बेस b के ऑर्डर का होगा आपका एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें तो हमने जस्ट थोड़े से कंपैरिजन ही किए हैं, इन कंपैरिजन के अलावा हमने कुछ नहीं किया और हमारे पास इस रिकरेंस का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जबकि जब हमने एक दफा पहले मर्ज सॉर्ट को चैप्टर 2 के अंदर एनालाइज किया था और उस वक्त हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखी थी, तो हमें एक पूरा ट्री बनाना पड़ता है, ट्री को लेवल बाय लेवल सम अप करना पड़ता है, फिर सारे लेवल्स को सम अप करना पड़ता है, उसमें वैरायटी ऑफ सीरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वो जो है एनालिसिस का तरीका है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर एक क्लोज्ड फॉर्म आ जाए किसी रिकरेंस की, क्लोज्ड फॉर्म मीन अगर मेरे पास रिकरेंस जो है वो इस शक्ल में आ जाए, तो इस शक्ल में जो रिकरेंस होगा उसका सॉल्यूशन विद मास्टर मेथड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मास्टर मेथड या मास्टर थ्योरम, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको नहीं करा रहा, लेकिन वो इस बुक में गिवन है और वो बुक में जो प्रूफ है वो बकायदा उसी रिकर्जन 3 मेथड से प्रूफ किया गया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम जो है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर मेथड। तो एक प्रॉब्लम तो यहां से मैंने आपको ये वाली सॉल्व कर दी, ये हमारे पास निकल आया। नाउ एज अ सेकंड केस, इफ तो इसने
इसको खाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया हुआ है, बट एनीवे इफ दिस इज द केस तो हम इसको कैसे देखेंगे, टी एन इज इक्वल टू 2n/3 + 1, Tn is equal to 2n/3 + 1। तो मेरे पास जो रिकरेंस है वो है Tn is equal to T 2n/3 + 1। अब अगर आप इसको उस क्लोज्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको कंपेयर करना, ठीक है। कि ये जो मेरे पास प्रॉब्लम है ऑन द लेफ्ट, इसमें ए बी और एफ ऑफ एन मुझे देखने हैं, तो मैं आप उसके साथ डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं पहले इसे उस शक्ल में लाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका उसके साथ कंपैरिजन जो है वो कैसे मुमकिन है। ओके जी, इसको रीराइट करते हैं। Tn is equal to 1 times T n/3/2 + 1। तो अब ये कंपैरेटिवली उस क्लोज फॉर्म के साथ कंपेयर होना शुरू हो गई है। सो आई कैन से हियर कि ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 3/2 है विच इज ग्रेटर देन 1, एंड एफ ऑफ एन जो है वो बेसिकली 1 है, जिसको मैं n की पावर 0 भी कह सकता हूं। तो ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो मुझे चाहिए थी क्लोज फॉर्म के लिए वो मुझे मिल गई। अब मास्टर थ्योरम के मुताबिक मुझे देखना है कि क्या केस 1 यहां पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो केस 1 के लिए हम क्या देखते हैं, केस 1 के लिए हम देखते हैं कि एफ ऑफ एन जो है विच इज इक्वल टू n⁻0 और 1 वॉट एवर इट इज, इसका कंपैरिजन जो है वो n⁻log ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन के साथ कैसा आता है। तो अब अगर मैं a और b की वैल्यूज को यहां पे पुट करूं तो ये बेसिकली n⁻log ऑफ 1 और उसके बाद अपना बेस 3/2 हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको लॉग का पता है तो ग्रेट। लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, बेस उसका जो भी हो, लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज की पावर 0 से मिल जाता है। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो इसका जो मेरे पास आंसर निकलेगा वो n⁻0 माइनस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, तो 0 आ गया। अब अगर n0 जिसको आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, जिसको आप 1 भी कह सकते हैं, तो n⁻0 में से अगर मैं कोई छोटी सी चीज भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो एफ ऑफ एन का अपर बाउंड नहीं बचेगा, ठीक है। अपर बाउंड वाली कंडीशन जो है वो खत्म हो जाएगी। नाउ एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ओ ऑफ n की पावर log ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो है, ये यहां पे जो मैंने नॉट इक्वल टू डाल दिया है, ये यहां से प्रूफ हुआ है, यहां से इस कंपैरिजन से कि एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओ
ऑफ एन रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस बी नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एन जो है वो इटसेल्फ एन जीरो है और एन रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस बी भी एन जीरो है, और जब उसमें से एक छोटा सा एप्सिलॉन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर उसका अपर बाउंड नहीं बनेगा, उससे नीचे चला जाएगा, क्योंकि छोटी सी वैल्यू भी निकालने से ये इस जीरो से इसकी पावर कम हो जाएगी। तो हम ये किसी सूरत में नहीं कह सकते कि ये उसका अपर बाउंड है, तो हम बेसिकली उसे एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ओ ऑफ दिस होगा, ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा होगा। अब इन दैट केस मास्टर थ्योरम की जो पहली केस है वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला। अब हमें देखना है कि क्या दूसरा केस जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दूसरे केस में हमने एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने सीधा सीधा सबसे पहले हम पहला केस देखेंगे। अगर पहला केस सेटिस्फाई हो गया तो आंसर ये होगा जो मैंने पहली एग्जांपल में निकाला है। अगर पहला केस सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में हमने सीधा देखना है कि क्या एफ ऑफ एन जो है वो एग्जैक्टली उसका ऑर्डर जो है वो एन रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस बी के बराबर है या नहीं है। तो वो यहां से क्लियर है कि एन रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस बी में से अगर हम एप्सिलॉन माइनस ना करें तो ये दोनों एन रेज टू पावर जीरो ही हैं। सो यहां पर केस वन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था मास्टर थ्योरम का, ठीक है, केस वन तो एप्लीकेबल नहीं है, बट एफ ऑफ एन विच इज एन रेज टू पावर जीरो is equal to theta of n raised to power 0, which is this one without epsilon. सर एक क्वेश्चन है, एक मिनट होल्ड कर लो, उसके बाद मैं फिर आपका क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। सो ये जो दूसरा केस है n रेज टू पावर 0, ये वाला n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b है, जो इस फार्मूले में एग्जैक्टली यहां पे फिट हो रहा है। तो अब जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम केस टू सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। सो केस टू satisfied here, which means T of n is equal to what? Let's see the master theorem. N raised to power log of a base b times log of n. N raised to power log of a base b times log of n. तो ये वाला आंसर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, which is n raised to power 0 times log of n, और n raised to power 0 जो है वो सबको पता है क्या होता है, ठीक है, 1 होता है। सो 1 times log of n means it is log of n, और उसके साथ जो थीटा यहां लिखा हुआ था वो मैं लिख लेता हूं। तो ये सारा जो आंसर है ये theta of this, theta of this, theta of this, so theta of log of n is the answer. अगेन आप देखें कि हमें कोई ट्री वगैरह नहीं बनाना पड़ा, यहाँ पे हमने सिंपली ये देखा है कि केस वन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन केस टू जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। तो फिर हमने डायरेक्ट एक रेडीमेड आंसर जो है उसको वहां पे फिट कर लिया। अच्छा, ओके, क्या क्वेश्चन है सर? आपने जब ये बिग थीटा सेटिस्फाई किए कंडीशन इसकी, तो आपने एप्सिलॉन को नेग्लेक्ट क्यों किया? वेल वो फार्मूले में नहीं है, सेकंड वाले फार्मूले में एप्सिलॉन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मास्टर थ्योरम को ना हमने यूज करना है ना। तो अगर आप इस वक्त देखेंगे तो मास्टर थ्योरम का जो पहला केस है वो कहता है कि एफ ऑफ एन शुड बी बिग ओ ऑफ
n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है। केस 2 में वो माइनस एप्सिलॉन नहीं कहता है, वो कहता है एग्जैक्टली बराबर होंगे। यहां वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एन जो है वो, अब यहां मास्टर मेथड में देखें कि तीनों जगह पर कंपैरिजन जो है वो किसके साथ हो रहा है, n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b के साथ। जी सर। अगर n की पावर log ऑफ a बेस b में से जो उसकी n की पावर है एक बहुत ही स्मॉल एप्सिलॉन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर भी वो एफ ऑफ एन का अपर बाउंड रहे, जी तो तब आंसर ये होगा। और अगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से वो उसका अपर बाउंड ना रहे, मगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किए बगैर वो दोनों बराबर हों, तो फिर आंसर ये होगा। अब उस आंसर में और इस आंसर में सिर्फ log ऑफ n की एडिशन हुई है, अदरवाइज द बोथ आंसर्स आर सेम। तो अगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करके भी ये अपर बाउंड रहता है तो फिर यही आंसर है। लेकिन अगर अपर बाउंड को में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट ना करें और दोनों बराबर हों तो फिर आंसर इसके साथ log ऑफ n मल्टीप्लाई करने से आएगा। और तीसरा केस जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट है कि एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओमेगा ऑफ दिस है, यानी कि एफ ऑफ एन का ये लोअर बाउंड है, मगर लोअर बाउंड एग्जैक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करें तो तब भी वो लोअर बाउंड रहे, यानी कि वो लाजमी उससे छोटा है। ठीक है, लोअर बाउंड। इन दैट केस एक सेपरेट कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करानी होती है। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है लॉन्ग विद दिस, तो आंसर जो है वो एफ ऑफ एन ही होता है। अब इस कंडीशन को रेगुलरिटी कंडीशन कहते हैं। तीनों में से कोई एक केस तो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। या एफ ऑफ एन और n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b का कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो जाएगा, या सेकंड में सेटिस्फाई हो जाएगा, या थर्ड में हो जाएगा। तीनों में से कोई एक केस सेटिस्फाई हो जाएगा। पहले दो केसेस के अंदर कोई और टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स हैं। लेकिन थर्ड केस के अंदर एक रेगुलरिटी कंडीशन ऐड हुई है, और अगर रेगुलरिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर आंसर ये होगा। और अगर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो फिर मास्टर थ्योरम जो है वो उस रिकरेंस का सॉल्यूशन नहीं दे सकेगा। फिर हम कोई और मेथड यूज करेंगे, रिकर्जन ट्री बनाएंगे, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे टू सॉल्व इट, फिर हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकेंगे। मास्टर मेथड जो है वो एक तरह की कुक बुक है, रेसिपी है। ठीक है, रिकरेंस को देखें, सॉल्यूशन बता दें। तो ये चीज है। अब आते हैं इसके थर्ड वाले की तरफ। तो थर्ड के लिए जो एग्जांपल है वो यहाँ पे ये इसने एक गिवन दी हुई है कि 3t n/4 प्लस n log n। तो इन दैट केस एफ ऑफ एन जो है वो हमारा n log n है, a जो है वो 3 है, b जो है वो 4 है। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करके निकालें n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b, तो वो इवेंचुअली log ऑफ 3 बेस 4 जो है कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं, n रेज टू पावर 0.793 आ जाएगा। अब अगर n रेज टू पावर 0.793 है, इसमें हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये 793 से 794 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें एप्सिलॉन ऐड करने के बाद हम इसको अगर एफ ऑफ एन से देखें तो एफ ऑफ एन जो है वो n log n है, और ये n की पावर 0.793 है। तो इन दैट केस जो एफ ऑफ एन है जिसमें n की पावर 1 के साथ log ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, वो
n की पावर log ऑफ 3 बेस 4, ये जो फंक्शन है ये उसका लोअर बाउंड होगा, क्योंकि यहाँ n की पावर 1 है और उसके साथ फर्दर log ऑफ n मल्टीप्लाई भी हो रहा है f ऑफ n में। तो ये जो हमने n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b निकाला है, ये इसमें एप्सिलॉन ऐड करने के बावजूद भी वो उसका लोअर बाउंड ही रहेगा। तो यहाँ पर केस 3 जो है वो उसकी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ठीक है। अब हमें रेगुलरिटी कंडीशन को चेक करना है। तो फॉर सफिशिएंटली लार्ज n, ठीक है, a f n ओवर b, अगर मैं इसको 3n ओवर 4 ले लूं और ये f ऑफ n है, ठीक है, इसको मैं यू रखूं, तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि c की वैल्यू 3 ओवर 4 लेने से रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं अगर रिक्वायर्ड है। तो हमारा चूंकि रेगुलरिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है और पहले वाली कंडीशन भी हमारी जो है वो, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, तो केस 3 टोटली एप्लीकेबल है। इन दैट केस Tn किसके बराबर होगा? f ऑफ n के। एंड f ऑफ n क्या है? n log n हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दैट केस ये जो पहला पॉइंट है, ये तो मैंने कहा कि तीनों में से कोई एक केस निकलेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे केस 1 है, फिर देखेंगे केस 2 है, अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो देखेंगे केस 3 है। सो केस 3 तो उसकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाए करेगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बस हमें प्रूफ देना होगा कि केस 3 बन रहा है। अब अगला पॉइंट है कि रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके लिए हमें एक सी ढूंढना होगा जो कि a टाइम्स एफ एन ओवर बी को c टाइम्स एफ ऑफ एन से ग्रेटर प्रूफ कर दे। तो वो हमें कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, वो आमतौर पर एक छोटा सा कांस्टेंट होता है, ठीक है। 3 ओवर 4 नहीं होगा तो 3 ओवर 5 होगा, 1 ओवर 10 होगा, 1 ओवर 100 होगा। सो वी कैन हैव सम कांस्टेंट विच इज पॉजिटिव, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई करने से फंक्शन रेगुलर होगा। सो आंसर हमारा ये निकल आएगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल को देखें, ठीक है, ये एक बड़ा टिपिकल केस उसने यहाँ डिस्कस किया है। इन दिस केस a2 है, b2 है और f ऑफ n ये है। तो अगर हम n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b करते हैं तो log ऑफ 2 बेस 2 इज n। अब ये जो n है ये लोअर बाउंड है इसका, कैसे है भी या नहीं है ये भी सोचने वाली बात है कि अगर n में मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूं, यहां n है उसके साथ log ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां सिर्फ n है और उसमें मैंने एप्सिलॉन ऐड कर लिया है। तो ऑथर इज सेइंग यू माइट मिस्टेकनली थिंक केस 3 शुड अप्लाई सिंस f ऑफ n इज दिस इज एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन दिस, ठीक है। तो बट द प्रॉब्लम इज दैट it is not polynomially larger. The ratio is asymptotically less than this one for any positive constant this. Consequently, the recurrences falls into the gap between case 2 and case 3. तो यहां पर वो उसने कहा कि इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम एप्सिलॉन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से n की पावर 1 से बढ़ जाएगी। और आगे कहीं पर एक मैथमेटिकल प्रूफ उसने किया हुआ है, वो कहता है कि n की पावर में हम कोई छोटी सी वैल्यू भी रख लें वो log से हमेशा बड़ी होती है, मगर वो एसिम्प्टोटिकली बड़ी होती है। यहां पर उसने इसका जिक्र किया है कि ये जो, इसीलिए इस मास्टर थ्योरम के अंदर उसने एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है कि वो इसको पोलिनोमियली लार्जर करना चाह रहा है। कि पोलिनोमियल मीन n की पावर बड़ी होनी चाहिए, पोलिनोमियली। एसिम्प्टोटिकली तो वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो आगे उसमें वो आपको ही मतलब बुक में वो कहता है उसको प्रूव करें तो ये पोलिनोमियली लार्जर नहीं रहती।
तो ये जो टिपिकल प्रॉब्लम है, ये ना तो केस 1 में लाई करती है, ना केस 2 में लाई करती है, ना केस 3 में लाई करती है। इसलिए ये टिपिकल प्रॉब्लम जो है, ये छोटा सा गैप है बिटवीन द केस 2 एंड 3, ये उसमें लाई करती है, और इसका सोल्यूशन जो है वो मास्टर मेथड से नहीं मिलता। ठीक है, आगे एक और प्रॉब्लम उसने यहाँ ले ली है। इस प्रॉब्लम को लेके उसने इवेंचुअली आंसर जो है ये निकाला है, तो ये तो केस 2 का है। फिर उसने ये वाली प्रॉब्लम ले ली है जो क्या उसे कहते हैं अपना, हमने भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में निकाली हुई है। सो इवेंचुअली इस केस के अंदर उसने आंसर जो है वो ये निकाला है। और इस तरह के और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें वो सोल्यूशन निकालेगा। अब लास्टली ये जो आखिरी है 7n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर, इसमें उसने जो आंसर निकाला है वो n रेज टू पावर, अच्छा केस 1 अप्लाई होगा, इसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, log of 7 base 2, ठीक है। सो log of 7 base 2 इज लेस देन log of 8 base 2, और log of 8 base 2 जो है वो n क्यूब होता है। ठीक है, तो ये n क्यूब से छोटा सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कि हमने मास्टर मेथड जो है उसको यूज कैसे करना है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको देख लें, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक दो और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। सो मास्टर मेथड के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लें, वो ये है कि हमारे पास ये जो क्लोज्ड फॉर्म ऑफ रिकरेंस है, Tn इज इक्वल टू A टाइम्स Tn ओवर B प्लस f ऑफ n। ठीक है, तो बेसिकली ये जो f ऑफ n है, ठीक है, ये टाइम है प्रॉब्लम्स को डिवाइड और कंबाइन करने का। अगर ये वाला फंक्शन जो है वो एक, मतलब उसे हमें क्या कहना चाहिए, इनएफिशिएंट फंक्शन हो, ठीक है, एसिम्प्टोटिकली हायर हो, एसिम्प्टोटिकली बिगर फंक्शन हो, ठीक है, एज कंपेयर टू कि डिवाइड और कॉन्कर करने में कितना टाइम होना है। तो अगर ये एसिम्प्टोटिकली बिगर होगा तो ये ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये दो बीच में प्लस आ रहा है ना, तो दो ऑप्शंस हैं, या आंसर यहां से आएगा या आंसर यहां से आएगा। तो आंसर जो है, अगर एफ ऑफ एन जो है वो इनएफिशिएंट फंक्शन है, कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, डिवीजन बहुत ज्यादा टाइम लेती है, कॉन्कर करने में तो रिलेटिवली मुनासिब टाइम लगता है, तो ये एफिशिएंट इनएफिशिएंट है, ये एसिम्प्टोटिकली बिगर है, काफी बिगर है। तो इन दैट केस एफ ऑफ एन जो है वही टी ऑफ एन का आंसर होगा, और ये केस 3 है। अगर हम एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में कॉम्बिनेशन और डिवीजन का टाइम जो है वो रिड्यूस करें, तो फिर इसका इंपैक्ट नहीं होगा बल्कि इसका इंपैक्ट होगा। ठीक है, और इसका इंपैक्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है। वो ये है कि अगर ये वाले दोनों फंक्शन
एक जैसे कंपैरिजन में ही आ रहे हैं, ठीक है, कि इन दोनों का रेट तकरीबन मिलता जुलता है, तो दोनों अपना इंपैक्ट देंगे, ठीक है। एक की तरफ से log ऑफ n आ जाएगा और दूसरी की तरफ से n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b आ जाएगा, दोनों का इंपैक्ट कंबाइंड होके आएगा। ये केस 2 है। और अगर ये वाला फंक्शन जो है ये एफिशिएंट है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस वन, आई थिंक सो कि मेरे से कोई स्लिप ऑफ टंग हुई है। तो जब मैं इसको इनएफिशिएंट बोल रहा था तो फिर ठीक है, अगर ये वाला फंक्शन ग्रेट, ठीक है, इन दोनों में से बहरहाल जो भी एफिशिएंट होगा वो सॉल्यूशन मेरे सामने आ जाएगा। तो अगर ये वाला एसिम्प्टोटिकली लोअर है तो फिर आंसर यहां से मिलना है, अगर ये एसिम्प्टोटिकली बिगर है तो आंसर दूसरी साइड से मिलना है, और अगर दोनों बराबर हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का आंसर मिलना है। तो ये बेसिकली मास्टर मेथड का क्रक्स है कि इन दोनों टर्म्स में से जो एक ये वाली टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है, किसका इंपैक्ट ज्यादा है। तो जिसका भी इंपैक्ट ज्यादा है वही यहां पर इफेक्टिव होगी। सो केस 1 मीन कि इसका इंपैक्ट ज्यादा है, केस 2 मीन दोनों का इंपैक्ट मौजूद है, केस 3 मीन इसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा है। तो इन दैट सेंस हम जो है मास्टर मेथड को इंट्यूटिवली देख सकते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो यहाँ पर क्लोज करते हैं मास्टर मेथड का। आप कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपने तौर पर देख लीजिएगा, बुक के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में मौजूद हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम करने की कोशिश कीजिएगा, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने तौर पे भी बना सकते हैं कि मसलन ये जो है इस वक्त है 9t n/3 प्लस n स्क्वायर। ये जस्ट मैंने एक रैंडम रिकरेंस बना दी है। इसको अगर हम मास्टर मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हमें बेसिकली इसको कंपेयर करना है, विच इज f of n विद n रेज टू पावर log ऑफ 9/3 के साथ, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। अब n रेज टू पावर log ऑफ 9/3 इज n स्क्वायर। तो यहां भी आंसर n स्क्वायर है, यहां भी आंसर n स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसमें कोई एप्सिलॉन, इसमें कोई प्लस माइनस एप्सिलॉन करता हूं तो ये अपर और लोअर बाउंड की क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, इसलिए ये सीधा सीधा केस 2 का प्रॉब्लम है। और केस 2 के केस में जो आंसर है वो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ log ऑफ n मल्टीप्लाई कर दें, यू हैव द आंसर, थीटा ऑफ दिस इज दिस सॉल्यूशन। तो हम कोई भी प्रॉब्लम ले लें, उस प्रॉब्लम में हम बस इतना सा एनालिसिस करके अपने तौर पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस केस में फॉल करता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने सिंपल सा लेता हूँ, ठीक है, और से कि वो प्रॉब्लम है En इज इक्वल टू 8t n/2 प्लस
N4। अब यहां पर मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है कि ये जो N4 है विच इज एफ ऑफ एन, और दूसरी तरफ ये log ऑफ 8 बेस 2 n की पावर में बराबर है n क्यूब के, ठीक है, जो कि इसके और इसके जरिए से मिला है। इनको अगर मैं दोनों को आपस में कंपेयर करूं, इन दोनों को, तो ये क्लियर है कि ये जो n रेज टू पावर log ऑफ 8 बेस 2 है, log ऑफ a बेस b है, ये आंसर उससे छोटा नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसमें कोई एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो तब भी ये उससे छोटा है पॉलिनोमियली। इन दैट केस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस 3 है। तो केस 3 में आंसर किसके बराबर है? इस Tn का आंसर थीटा ऑफ n4 है विच इज f ऑफ n। तो बहुत आसानी से हम जो है वो ये आंसर निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ दो तीन चीजों को कंपेयर करना है। एक और इसी तरह की लास्ट मिसाल मैं आपके सामने ले लेता हूं, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक है Tn इज इक्वल टू 27 Tn/3 प्लस से n, या n² भी हो सकता है। अब इस केस में ये f ऑफ n है, और दूसरी तरफ क्या है? n की पावर log ऑफ 27 बेस 3, ठीक है। ये 3 और ये 27 इसमें आ गए, और ये बेसिकली अगर इसका आंसर जो है वो देखा जाए तो ये n³ है। अब ये जो n³ है, इस n³ को अगर मैं इस n से कंपेयर करूं तो f ऑफ n का ये अपर बाउंड है। बेशक इसमें से मैं एप्सिलॉन निकाल दूं तब भी ये f ऑफ n का अपर बाउंड रहेगा। तो ये वाला आंसर जो है ये डोमिनेटिंग है। तो ये वाला अगर डोमिनेटिंग आंसर है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि Tn का जो आंसर है वो क्या है? थीटा ऑफ n³ है। इसका आंसर थीटा ऑफ n³ है। तो मास्टर थ्योरम में अगर हम उसको डायरेक्टली देखें तो हमें क्या देखना है कि ये जो f ऑफ n है, ये f ऑफ n और ये n⁻⁴ log ऑफ a बेस b, उन दोनों में से बड़ा कौन है? जो भी बड़ा होगा वही Tn का आंसर होगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम का रनिंग टाइम एनालिसिस होगा। और अगर वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये जो आंसर हमारे पास निकलेगा n⁻⁴ log ऑफ a बेस b, इसके साथ हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे व्हाट? log ऑफ n, ठीक है। उसकी भी एक एग्जांपल जो है वो यहीं पे देख लेते हैं। मैं मिसाल ये ले लेता हूं कि Tn जो है वो किसी तरीके से बराबर है 64 Tn/4 प्लस n³, ठीक है। इन दैट केस ये f ऑफ n है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो n की पावर log ऑफ 64 बेस 4 इज आल्सो n³, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो आंसर क्या है Tn का? थीटा ऑफ दिस n³ टाइम्स log ऑफ n। सिंपल। ये मास्टर थ्योरम है कि जिसको हम बड़ी जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर
लास्टली उन दो प्रॉब्लम्स को मैं ले लूं जो मर्ज सॉर्ट और उसकी है बाइनरी सर्च की, ताकि हम उसको कंक्लूड कर दें। तो इन केस ऑफ बाइनरी सर्च और मर्ज सॉर्ट हमारे जो रिकरेंसीज हैं वो हैं Tn इज इक्वल टू 1t n/2 + 1, और यहां पर है Tn इज इक्वल टू 2t n/2 + n। ठीक है, ये n है, और यहां पर मुझे इसको कंपेयर किसके साथ करना है, n की पावर log ऑफ 2 बेस 2 विच इज आल्सो n। तो ये n और ये n चूंकि बराबर हैं, तो Tn किसके बराबर है, ये वाला n इसके साथ एक्स्ट्रा log ऑफ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये n यहां पे आ जाएगा, केस 2 बनता है। इधर आ जाएं, यहां पर मेरे पास ये f ऑफ n है, इसको आप n की पावर 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। और दूसरी तरफ n रेज टू पावर log ऑफ 1 बेस 2 इज n टू पावर 0 विच इज 1, और ये वाला 1 और ये वाला 1 कंपेयर करें तो आंसर ये दोनों सेम है। सो Tn किसके बराबर है, थीटा ऑफ दिस 1 टाइम्स log ऑफ n, ये वाला 1 ही यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और 1 टाइम्स log ऑफ n मीन इट इज नथिंग बट log ऑफ n। तो हमारे पास हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो रेडीमेड मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। केस 3 में बस आपने एक फॉर्मली उसको क्या से कहते हैं, अपना रेगुलरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा उससे हम इस तरह के किसी रिकरेंस पे पहुंचेंगे, और उस रिकरेंस से अल्टीमेटली हम रनिंग टाइम जो है इस तरह का जो कंप्यूट करेंगे, वो कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड्स जो हैं इस बुक ने सजेस्ट किए हैं। पहला मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कि इसमें हम एक गेस जो है वो करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस रिकरेंस का जो आंसर है वो n² है, और फिर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा गेस ठीक हो तो वो प्रूफ हो जाता है, अदरवाइज वो प्रूफ नहीं होता है। तो ये बेसिकली गेस से होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। दूसरा मेथड है रिकर्जन ट्री मेथड। ये रिकर्जन ट्री मेथड जो है ये हमने तब पढ़ा था जब हमने मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस किया था, तो वहां पर मैंने 2-3 और एनालिसिस भी कर दिए थे। तो वो तो हमारे पास बहरहाल एक मेथड अवेलेबल है कि हम Tn से शुरू होके रिकरेंस को लेते हुए एक पूरा ट्री बना लें, और फिर लेवल बाय लेवल उनको सम करके रखते जाएं, और एट द एंड हम क्या करें कि सारे लेवल्स के जो इंडिविजुअल सम्स हैं उनको कंबाइन करके एक ओवरऑल सम निकाल लें, तो वो हमारा रनिंग टाइम होगा। वो मेथड है। और तीसरा मेथड जो है वो हमने आज मास्टर मेथड पढ़ा है। तो हमें डिवाइड एंड कॉन्कर के केस में अगर कहा नहीं गया पेपर में या किसी स्टेज के ऊपर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इफ मास्टर मेथड इज एप्लीकेबल तो मास्टर मेथड यूज कर लें, अदरवाइज फिर ट्री मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपने तौर पर देख लें, मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें होती है। मैं पेपर्स वगैरह में इसको डायरेक्टली नहीं पूछूंगा, मैं ट्री मेथड और मास्टर मेथड ही पूछूंगा, आप अपने तौर पर इन्हें देख लीजिएगा, इस बुक में गिवन है।
क्लास, अब मैं उस पे आ रहा हूँ मीटिंग में, क्या आप लोग मुझे अलाउ करते हैं कि मैं क्लास को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लूँ? मेरे पास टाइम 3:34 हो चुका है, कर लें सर। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जस्ट ये वाली एक प्रॉब्लम जो है ना, इसको हम थोड़ा सा अ, देख लें। चलें जी, हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख रहे हैं। 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दी हुई हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च आप सारों को आइडिया है क्या होती है। मर्ज सॉर्ट डिटेल्ड में डिस्कस हो चुकी हुई है। लार्ज नंबर मल्टीप्लीकेशंस, या अब हम सिंपली कह देते हैं कि नंबर मल्टीप्लीकेशन, वो प्रॉब्लम जो है वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, अवेलेबल है बुक्स के अंदर इधर उधर। तो फास्ट एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम फॉर लार्ज नंबर्स मल्टीप्लीकेशन, इसको आप सर्च करेंगे, यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ पे क्लियरली इसी बुक में इसके बाद मौजूद है, और उसका जो एफिशिएंट एल्गोरिदम है वो स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम कहलाता है, वो स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम भी इसमें मौजूद है, ठीक है। उसको आप स्टडी कर लें। तो यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम गिवन है, मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक, यूं समझ लें कि ये लंबी चौड़ी कहानी तो मैं आपके पढ़ने पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। उसमें वैल्यूज पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। हम बेसिकली उस एरे में से वो सब एरे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहां पर उस एरे में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनका सम किसी और सब एरे के सम से बड़ा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। ये बेसिकली अगर इसमें सेल्स पड़ी हुई हैं और सर वी हैव एन एरे, उसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। अगर हम पूरी एरे को सम करें तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज की वजह से अगर हम एक पोर्शन को स्किप कर दें तो हो सकता है एक सब एरे का सम जो है वो टोटल एरे से ज्यादा आ जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन सी सब एरे है, पार्ट ऑफ एरे, इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं, बस एक सब एरे उस पूरी एरे में से जिसका सम किसी दूसरी सब एरे के सम से ग्रेटर नहीं है। तो मैक्सिमम हमने सब एरे फाइंड करनी है। मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सी है कि ये हमारे पास एक एरे है। इस एरे को अगर मैं इस रेंज में कंसिडर करूं तो इसमें भी नेचुरली कुछ वैल्यूज होंगी, इनका सम से एक्स है, और एक और रेंज में लेता हूं और वो रेंज जो है वो इतनी रेंज है यहां से यहां तक। इन वैल्यूज को अगर मैं सम करता हूं तो वो सम y आता है, और इसी तरह मैं एक तीसरी रेंज पिक करता हूं जो सिर्फ इतनी सी है। इस रेंज में अगर मैं वैल्यूज को सम करता हूं तो वो z आता है। एंड वी हैव मैनी अदर रेंजेस, ठीक है। एक रेंज यहां से यहां तक हो सकती है, उस रेंज में भी अगर मैं वैल्यूज को सम करूं तो वो कोई w आता है। तो मेरे पास एक पूरी एरे में सब एरे काफी सारी बन सकती हैं। सब एरे ऑफ साइज 1 एलिमेंट, सब एरे ऑफ साइज 2 एलिमेंट, सब एरे ऑफ साइज 3 एलिमेंट, सब एरे ऑफ साइज 4 एलिमेंट्स, एंड सब एरे ऑफ साइज n-1 एलिमेंट्स। इवन द टोटल एरे इज आल्सो टेकन एज अ सब एरे ऑफ साइज n। और फिर जो सब एरे है वो लोकेट कहां पर हो रही है, वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। कि ये जो मेरे पास, अगर फर्ज कर लो कि ये एरे है, इसमें 3 साइज की सब एरे यहां पे भी बन सकती है, 3 साइज की सब एरे यहां पे भी बन सकती है, 3 साइज की सब एरे यहां पे भी बन सकती है। तो 3 साइज की सब एरेज मेरे पास कई जगह पर हो सकती हैं,
5 साइज की सब एरेज मेरे पास कई जगह पर हो सकती हैं। तो इन एन एरे देर आर लॉट ऑफ सब एरेज। सब एरे की क्वालिटी सिर्फ ये है कि वो जब शुरू होगी और जब खत्म होगी तो उसके बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है, नो गैप इन अ सब एरे। आप ये नहीं कह सकते कि एक सब एरे जो है वो यहां से यहां तक है और फिर ये छोड़ के वो यहां से यहां तक है, तो ये बेसिकली सब एरे नहीं। सब एरे मीन एक रेंज। तो हमने वो सब एरे फाइंड आउट करनी है जिसका सम मैक्सिमम है। अब इसको करने का तरीका क्या है? अभी जो मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम रखी है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरी एरे में से अभी मैं एक छोटी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, 5 - 2 7 - 8 और से 6, बहुत ही छोटी हो जाएगी, 9 और चलें कुछ एग्जाम्पल तो इतनी सूटेबल नहीं बनेगी बट 5, ठीक है। अब अगर इस एरे को आप देखें तो इस एरे में से मैक्सिमम जो सब एरे का सम है वो कहां से कहां तक है, ठीक है। अगर मैं इस सब एरे को कंसीडर करूं तो उसका सम है 9। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो वो है 2, इसको -5, इसका 7 एंड सो ऑन। और अगर मैं इन दोनों को लूं तो 11, इन दोनों को लूं तो -3, इन दोनों का सम लूं तो 2, इन दोनों का -1, इन दोनों का -2 और इन दोनों का अगेन 11। 3 वाली सब एरेज लें, इनका सम 11 - 5 6, इसका सम 7 और 9 2 - 5 4, ठीक है। इससे अगली 3 लें, -5 एंड -8 + 7 नेगेटिव आंसर। इन तीनों का लें 7 और 6, वॉट एवर उसमें से 8 निकालेंगे तो 5 के करीब आंसर आएगा। और उसके बाद इसको ले लें, 7 6 और 5 11 और उसमें से 8 निकालें तो आंसर है। तो अभी तक मुझे ये नजर आ रहा है कि 11 इज द मैक्सिमम, दो जगह से मिल रहा है। अगर 4 वाली सब एरेज ले ले, एक ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी और चौथी ये बनेगी। 5 वाली ले लें, ठीक है, तो एक ये बड़ी एरे, एक ये उसके बाद और ये तीसरी। 6 वाली ले लें तो एक ये और ये 2 बनेगी और ये 7। तो अगर आप सारों का सम भी ले लें, 9 और 2 11 में से 5, 6 और 7 13 में से 8, फिर 5, और इस तरह वी कैन फाइंड आउट कि जो मेरे पास सम आ रहा है वो अगर मैं टोटल एरे को लूं तो आ रहा है मेरे पास सम मैक्सिमम जो है। लेकिन अगर इसमें एक दो और नेगेटिव वैल्यूज आ जाती, ये भी नेगेटिव हो जाती, तो हो सकता है टोटल एरे का सम 11 से कम हो जाए। तो मुझे वो सब एरे फाइंड आउट करनी है। तो देयर आर टू मैनी सब एरेज। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम तो ये कहता है कि हर पॉसिबल सब एरे का सम निकालें और उनमें से जो मैक्सिमम है वो ढूंढ लें, वो रेंज कौन सी है। सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम समझ आ गई कि मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम है क्या? यस सर। ठीक है। अभी ये नीचे इसने जो एरे बनाई है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मौजूद हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है, ठीक है, उसमें हमने वही देखा है कि उसमें प्रॉब्लम्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है और उन प्रॉब्लम्स को अगर हम काउंट करें तो 1 साइज की n प्रॉब्लम्स बनती हैं, 2 साइज की n-1 प्रॉब्लम्स बनती हैं, 3 साइज की n-2 प्रॉब्लम्स बनती हैं। मैंने अभी आपके सामने, ठीक है, किया था। मैं दोबारा अगर आपको कहते हैं तो कर देता हूं, ठीक है, कि ये अगर मेरे पास एरे है तो 1 साइज की ये n प्रॉब्लम्स है,
2 साइज की ये 3 यानी n-1 प्रॉब्लम्स हैं, 3 साइज की ये 2 n-, ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली टोटल प्रॉब्लम्स कितनी हो जाएंगी, n इंटू n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू चलते 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 n साइज की मेरे पास एक ही प्रॉब्लम होगी, n-1 साइज की 2 प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये तो सादा सी एक सीरीज बनती है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, जिसका आंसर क्या होता है n² + n/2, यानी कि हम आमतौर पर n इंटू n+1/2 से लिखते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं तो ये थीटा ऑफ n² आता है आंसर इसका। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो कितना है, n²। तो जब ऑर्डर उसका n² निकल आएगा तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है वो तो कितनी देर में आंसर देगा, थीटा ऑफ n² में, क्योंकि उसको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसने उसका मैक्सिमम ढूंढना है, तो n² में आंसर चला है। अब इसके बाद आगे, ठीक है, ये एग्जांपल्स के साथ इसका डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हम सॉरी पूरी एरे को डिवाइड कर दें इनटू द 2। ये मेरे पास एक पूरी एरे है, मैं इसको एग्जैक्टली मिडल में से डिवाइड करता हूं। मुझे इस पूरी एरे में से मैक्सिमम सब एरे फाइंड करनी थी। मैं यहां से मैक्सिमम सब एरे फाइंड करता हूं और मैं यहां से मैक्सिमम सब एरे फाइंड करता हूं। उनमें से जो मैक्सिमम है वही मेरा आंसर है। अगर यहां पर एक सब एरे है जिसका सम x है और यहां पर एक कहीं सब एरे है जिसका आंसर y है और x जो है वो ग्रेटर है y से, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, ये वाला। तो अगर मुझे डिवाइड करने से, हाफ साइज की प्रॉब्लम को कॉन्कर करने से 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस को जस्ट मुझे कंपेयर करना है कि आंसर उनमें से कौन सा है, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आती है, लेकिन एक इश्यू सिर्फ रह जाता है और वो ये है कि अगर सब एरे यहां एग्जिस्ट करे इस एरिया में, साइज उसका कुछ भी हो सकता है, वो यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है, लेकिन वो इस बाउंड्री पे एग्जिस्ट करे, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम को 2 हिस्सों पे डिवाइड किया, दोनों हिस्सों को कॉन्कर किया, प्लस उनमें से जो बेहतर आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन यहां से शुरू होके इस तरफ और इस तरफ भी हमने प्रॉब्लम को देखना है कि उसमें सब एरे तो नहीं आ रहा, इस कट के ऊपर सब एरे तो नहीं हमें मैक्सिमम सब एरे मिल रही। तो अगर इस कट में हमें मैक्सिमम सब एरे मिलेगी तो वो बड़ा आसान है ढूंढना। वो ये है कि यहां से ऑनवर्ड वैल्यूज को टोटल कर लें और यहां से इधर को वैल्यूज को टोटल कर लें। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वहां पर टोटल करना छोड़ दे, क्योंकि नेगेटिव ने तो वैल्यू को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो आपको मैक्सिमम यहां से यहां तक लूप करने में और यहां से यहां तक सिंगल लूप करने में जो नेचुरली n साइज एरे से छोटा लूप होगा, हमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो इस एरिया में लाई करता है, ठीक है। उसी को इसने यहां पर एक्सप्रेस यूं किया है कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर करके ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सब एरे है वो लो से लेके मिड तक में कंप्लीटली मौजूद है, यानी कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है, या वो
ए मिड प्लस 1 से हाई साइड के ऊपर मौजूद है, टोटली इन द राइट साइड, या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मिड पॉइंट पे हो। ठीक है, अगर इन तीनों केसेस में जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिलेगा। तो ये फार्मूला उसने लॉजिक बनाई है, इस लॉजिक बनाने के बाद अल्टीमेटली जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसका जो रिकरेंस निकलेगा, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो रिकरेंस जो है वो बेसिकली ये निकल आएगा कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है प्रॉब्लम को, दोनों हाफ साइज के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें दोनों कॉन्कर करने पड़े हैं टू फाइंड आउट के एंटायरली सब एरे जो एंटायरली इन द लेफ्ट है या इन द राइट है, दोनों कॉन्कर करने पड़े हैं, क्योंकि एरे तो कहीं भी अकर कर सकती थी। लेकिन जिस तरफ से भी हमें एरे मिल जाएगी, हम हो सकता है हम कहें कि जी इन दोनों में से तो ये बेस्ट आंसर है, लेकिन क्रॉसिंग भी देखनी पड़ेगी, और क्रॉसिंग पे देखने के लिए हमें थीटा ऑफ एन यानी लूप लगाना पड़ेगा जो पूरी एरे को स्पैन करे। ठीक है, तो ये मेरे पास रिकरेंस आएगा, और ये रिकरेंस आप ऑलरेडी बेहतर समझते हैं कि ये वैसा ही रिकरेंस है जैसा मर्ज सॉर्ट में था। और अगर मर्ज सॉर्ट में इसका आंसर n log n आया था, तो यहाँ पे भी इसका आंसर n log n आएगा। जबकि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जब हमने इसको पहले सॉल्व किया था, उस केस में जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेरे पास अगर मैं टोटल पॉसिबल सब एरेज निकाल के हर एक का इंडिविजुअली सम काउंट करके फाइंड आउट करूं कि दिस इज द मैक्सिमम सब एरे, तो वो n स्क्वायर एल्गोरिथम था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डिफरेंट प्रॉब्लम में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम ने अगेन हमें हेल्प की है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली हमें आइडिया दे रहे हैं कि हमने क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को कई जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रॉसिंग के लिए उसने ये आंसर निकाला है, वो मिड से लो की तरफ एक लूप लगाता है, मिड प्लस 1 से हाई की तरफ एक लूप लगाता है, और आखिर पर वो हमें सम रिटर्न कर देता है। क्रॉसिंग हो गई, यहाँ पर डिवीजन उसने की, ठीक है, मिड पॉइंट निकाला, और उसके बाद ये दो रिकर्सिव कॉल्स की हैं उसने, ठीक है, और कुछ इफ एल्स लगाया है। इस इफ एल्स के अंदर सिर्फ एक फंक्शन उसने कहीं कॉल किया होगा जो ये वाला है। इस फंक्शन की कॉस्ट जो है वो थीटा ऑफ एन है। ये दो कॉन्कर्स हैं, ठीक है, और बाकी एल्गोरिथम जो है वो यहाँ से हमें किसी हद तक समझ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ, और मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह परसों तक आप चैप्टर 4 में से ये जो पहला प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम, इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इसके एल्गोरिथम को देख लेंगे, इसके एल्गोरिथम को समझ लेंगे, और इसका जो है एनालिसिस वगैरह जो है उसे आप देख लेंगे, सो दैट कि हम आगे बढ़ें। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास कंक्लूड करता हूँ। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, आप में से मेजॉरिटी ने अपनी प्रेजेंस तो लगा दी है, ठीक है, चलें, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।